हेलो एवरीवन। चलो आज स्पोकन की क्लास में आ जाइए। स्पोकन में कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखोगे ना तो बहुत आराम से सब कुछ समझ में आएगा। आज मैं आपको बहुत बढ़िया दो कॉन्सेप्ट एक में खत्म कराऊंगी और वो है कि आप किसी को आदेश देते हो तो कैसे दोगे और अपने रूटीन एक्शन की बात करते हो तो कैसे करोगे। बेटा इंग्लिश और हिंदी में एक फर्क है कि जब हिंदी बोलते हो तो शुरुआत तो कर्ता यानी करने वाले से करते हो, लेकिन उसके तुरंत बाद आप ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम हुआ उस पर उतर जाते हो और वर्ब को लास्ट में लगाते हो। जैसे अगर मैं कहूं मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं, लेकिन अगर इसी का इंग्लिश बनाना है तो बोलना पड़ेगा मुझे मैं पढ़ाती हूं इंग्लिश यानी आई टीच इंग्लिश। सो ऑलवेज रिमेंबर, जो इंग्लिश में जो कॉन्सेप्ट होता है, इंग्लिश का जो कॉन्सेप्ट होता है, इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को अच्छे से ढंग से समझना, हमेशा ये कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना कि जो वर्ब होता है हिंदी में लास्ट में आता है, इंग्लिश में वर्ब लास्ट में नहीं आता। और ये अगर मैं इंग्लिश और हिंदी की बात करूं तो इसका जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस है, स्ट्रक्चर है जो सेंटेंस का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्ट्रक्चर कहता है कि भाई करने वाला जो करता है यानी जो करेगा, सेंटेंस की शुरुआत उनसे होती है, उसके बाद क्रिया का एहसास होता है यानी कि वर्ब आता है, और क्रिया जिस पर हुआ यानी कि कर्म जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। और ये कॉन्सेप्ट के साथ आज मैं आपको दो स्ट्रक्चर सिखाऊंगी और वो दोनों बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है। और वो पहला स्ट्रक्चर है इंपरेटिव सेंटेंस का। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है पहले ध्यान से समझो। मैं आपको पहले इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है ये ध्यान से समझना, उसके बाद में बताती हूं। बेटा इंपरेटिव जो सेंटेंसेस होता है ना, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो आपको ऑर्डर देगा, जाओ यहां से, ठीक से पढ़ो, काम सही तरीके से करिए, दरवाजा बंद करो, खिड़की खोल दो। ये क्या करेगा? आपको ऑर्डर देगा। बेटा ऑर्डर किसको दे रहा है? आपको। आपको मतलब सामने वाले को। जब आप सामने वाले को ऑर्डर दोगे तो इसमें सब्जेक्ट का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि काम करने वाला कौन है? सामने वाला। इसका मतलब है कि हम इंपरेटिव सेंटेंस की बात करें तो मैं कहूंगी भाई देखो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। आप खुद सोच लो, खुद ये कॉमन सेंस की बात है कि भाई करने वाले तो सामने बैठा हुआ है। हम तो कह रहे हैं यहां से जाओ, हम कहां कह रहे हैं तुम यहां से जाओ। मैं तो कह रहा हूं खिड़की खोल दो, मैं कहां कह रहा हूं तुम खिड़की खोल दो। नहीं बोल रहा हूं। इसका मतलब है कि आप सामने वाले को ऑर्डर दे रहे हो तो ये सब्जेक्ट की आपको जरूरत ही नहीं है। इंपरेटिव सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो शुरुआत किससे करें? वर्ब से। बेटा वर्ब का बेस फॉर्म से शुरुआत करते हैं। जब भी हम वर्ब का ऐसा स्ट्रक्चर लिखें, समझ जाना बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अब सुनो, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? आपको वर्ब का चेंज हम कैसे करते हैं, जब हम उसके फॉर्म्स याद करेंगे, उसको चेंज कैसे करते हुए मैं सब आपको सिखाऊंगी। लेकिन अभी फिलहाल हमें वर्ब के फॉर्म्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे मैं कहूं अच्छा सोने का इंग्लिश क्या है तो स्लीप, समझ जाना स्लीप बेस फॉर्म है। ओके, होने का इंग्लिश क्या होता है? बी। अच्छा बी का मतलब बेस फॉर्म। ओके, जाने का इंग्लिश क्या होता है? गो। अच्छा गो बोल रहे हो, इसका मतलब मैं जो बोल रही हूं ना आपको, मैं आपको प्योरेस्ट फॉर्म बता रही हूं वर्ब का, प्योरेस्ट फॉर्म बता रही हूं। ठीक है, प्योरेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि भाई ये फॉर्म ऐसा है जो प्योर है, सारे फॉर्म्स इससे ही बनेंगे। यानी अगर आपको वर्ब से शुरू करना है तो कितना आसान है कि हमें ना टेंस का झंझट, ना किसी तरह की कोई परेशानी, बस सीधा सीधा लिखते चले जाओ।
जैसे अगर मैं आपको कहूं यहां से जाओ, है ना, अगर मैं सबसे पहले कहूं जाओ, तो जाओ का मतलब हुआ गो, ठीक है, जाओ, गो अवे। और अगर मैं कहूं यहां से, तब लगाऊंगी ना फ्रॉम हियर। अब मैं इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस तभी लिख पा रही हूं जब मुझे पता है कि भाई वर्ब का बेस फॉर्म से शुरू करना है, ठीक है। यानी कि एटलीस्ट आपको ये स्ट्रक्चर यहां तक तो आना ही चाहिए कि आपको वर्ब का बेस फॉर्म से शुरू करना है, ठीक है ना। अगर मैं कहूं खाना खा लो, अगर मैं कहूं आपको खाना खा लो, रिमेंबर इंपरेटिव सेंटेंस में हैव, खाना खा लो, कहां का खाना, कौन सा खाना, ओके, दोपहर की बात कर रहे हो आप, तो कहूंगी हैव लंच। कहोगे मैम अभी तो 8 बज गए, 8:30 बज चुके हैं, तो अभी क्या बोलोगे, हैव डिनर। अब कई बार बच्चे पूछते हैं मैम हैव डिनर बोलेंगे कि हैव द डिनर बोलेंगे। बेटा ये सब छोटी छोटी जो चीजें हैं वो धीरे धीरे आएगी। जब मैं आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगी तो कहूंगी देखो लंच डिनर वगैरह के साथ आर्टिकल नहीं आता, है ना। तो वो तो जानते हो क्या है, इंग्लिश जब आप पढ़ते हो ना तो आप एक गलती करते हो, आप सारा ग्रामर एक साथ सोचते हो हम पढ़ लें और सारा वोकैबुलरी एक साथ पढ़ ले, नहीं। आपको जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है इसमें सिर्फ टेंस आता है, पैसिव वॉइस आता है, मॉडल्स आता है, ठीक है, और यही यूज ऑफ वर्ब, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, ये सब आता है, और ये इंपरेटिव सेंटेंस आता है। अगर आप जो लिखते हो उसमें गलती करते हो, उसको सुधारने के लिए हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल, प्रपोजिशन वो सब पढ़ाते हैं। तो वो सब आपको सिर्फ सेंटेंस को सही करने में हेल्प करता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना में हेल्प नहीं करता। इसलिए अगर मैं कहूं खाना खा लो तो हैव लंच, हैव डिनर। कुछ लोग कहते हैं मैम ईट फूड। बेटा आपको सही वर्ब की पहचान भी होनी चाहिए। खाने के लिए सबसे बेस्ट, जो बेस्ट वर्ब होता है, सबसे अच्छा वर्ब वो हैव होता है। और हैव का बेस फॉर्म क्या है, हैव है। अगर आप पूछोगे मैम खाने का इंग्लिश क्या लगाओगे, बेस्ट है हैव लगा दो, तो अब फिर हमसे नहीं पूछोगे मैम कौन सा फॉर्म लगाए, क्योंकि मैं जब आपको फॉर्म बताऊंगी तो बेस फॉर्म ही बताऊंगी, ठीक है। यानी कि इस तरह से आपको वर्ब से शुरू करना है और वर्ब के बाद क्या, क्या, क्या और किसको का जवाब होता है ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब के बाद आप पूछोगे क्या, जैसे अगर मैं कहूं उसकी सहायता करो, हेल्प हिम, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, हेल्प हिम। अच्छा ये हेल्प लगा दिया वर्ब का बेस फॉर्म। कहोगे किसको, किसको का जवाब ऑब्जेक्ट होता है, हेल्प किसको, हिम, उस लड़के को, ये भी ऑब्जेक्ट है। अगर मैं कहूं हैव, खा लो, आप पूछोगे क्या, तो क्या का जवाब भी ऑब्जेक्ट होता है। सो रिमेंबर यू शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। हम ऐसे करीबन 100 से ऊपर इंपरेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे जिसमें आपको सिर्फ एक ही चीज करना है यार, सिर्फ एक ही चीज करना है, वर्ब का बेस फॉर्म लगाना और उसके बाद जो दिया है वो लगा देना, ठीक है। चलिए अब आते हैं, हम आपको इंपरेटिव सेंटेंस में लेके चलते हैं। देखो इंपरेटिव सेंटेंस में मैं आपको एक सेकेंड बेटा, आपको इंपरेटिव सेंटेंस दिखाती हूं मैं। इंपरेटिव सेंटेंस में सबसे पहले मैं आपको कुछ बढ़िया सेंटेंसेस दिखाती हूं आज। मैं पहले सबसे छोटे छोटे सेंटेंसेस दिखाऊंगी आपको। चलो शुरुआत से दिखला देती हूं मैं आपको। सबसे पहले तो ये पेज देखो आप, पहले ये पेज देखो, पहले तो आप ये पेज देखो। रिमेंबर जब आप इंपरेटिव सेंटेंसेस की बात करते हो ना, तो इंपरेटिव सेंटेंस में वो सारे ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट, सजेशंस, मतलब जितना भी आप सामने वाले को कुछ भी बोल रहे हो, चाहे वो ऑर्डर है, फॉर एग्जाम्पल गो अवे, वो रिक्वेस्ट हो
प्लीज हेल्प मी। अगर कोई सजेशन हो, जैसे वर्क हार्ड, किसी तरह का उपदेश, बेटा सजेशन और एडवाइस में ये डिफरेंस होता है कि एडवाइस थोड़ा सा स्ट्रांग होता है ना, थोड़ा सीरियस होता है, और सजेशन तो बस ऐसे ही सलाह दे दिए, है ना। देखो वर्क हार्ड सजेशन, लेकिन अगर डॉक्टर आपको एडवाइस देगा तो टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, समय पर दवा लीजिए। ऑन टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट समय पर, 8 बजे की दवा 8 बजे लेनी है आपको। एंड प्रोहिबिशन का मतलब मना करना, यानी डोंट गो देयर। यानी अगर आप स्ट्रक्चर की बात करोगे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, रिमेंबर इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। मतलब अभी मैंने कहा था हैव लंच, हैव लंच। अगर मान लो मैं कहूंगी कि भाई मोटापा बढ़ रहा है आपका, आप दोपहर का खाना छोड़ दो, या मैं कहूं आप दोपहर का नहीं रात का खाना छोड़ दो, तो मैं कहूंगी डोंट हैव डिनर। देखो नेगेटिव है, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट हैव डिनर। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे अभी कहा था मैंने जाओ, गो अवे, एडवर्ब होता है अवे, अवे मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस, गो अवे। दिस मीन्स रिमेंबर वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू करोगे और उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की बात करोगे तो डू नॉट से शुरू करोगे। जैसे प्रोहिबिशन, वहां मत जाना, डोंट गो देयर। देखो कोई प्रॉब्लम यहां तक। नाउ सी, सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट सेंटेंस लूं तो जानते हो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है। बेटा स्टैंड एंड स्टैंड अप में डिफरेंस है। अगर मैं खड़ी हूं तो आई एम स्टैंडिंग, लेकिन अगर तुम बैठे हो, मैं कहूंगी खड़े हो जाओ, तो कहूंगी प्लीज स्टैंड अप। रिमेंबर जब मैं कुछ बोलूं तो आप कोशिश करना मेरी नकल करने की। भाषा आप नकल करके सीखते हो। आप जब छोटे थे तो किसकी नकल करते थे? अपनी माँ की। और आपकी माँ जाके आपके मुंह के सामने बोलती थी बोलो माँ माँ, आप उनका मुंह देखते थे और कोशिश करते थे नकल करने की। तो माँ तो नहीं निकलता था, दा निकलने लगता था। दादाजी खुश हो जाते थे, अरे मेरा बेटा देखो पहले मेरा दादा का नाम ले रहे। बच्चे बोल नहीं पाते हैं ना, तो वो खाली मुंह देखते हैं और वो समझते हैं कि अच्छा मुझे वैसे बोलना है। रिमेंबर आप बचपन में भी भाषा सीखे हो नकल करके, इसीलिए आप बड़े भी होगे तो आप सोचोगे कि नहीं नकल करना अच्छी बात नहीं। बेटा परीक्षा में नकल करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन रिमेंबर जब आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, ट्राई टू कॉपी दोज पीपल हु स्पीक गुड इंग्लिश। ठीक है ना, गुड इंग्लिश का मतलब है बेटा इंग्लिश, इंग्लिश नहीं। जो वॉज बोले, वाज नहीं बोले और वाज नहीं बोले, है ना। इसलिए प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेरे साथ आप रिपीट करना, जब अब मैं बोलूं इंग्लिश में तो कोशिश करना मेरा प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट को रिपीट करने का, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा आपको, खड़े होना इज डिफरेंट फ्रॉम जैसे मैं खड़ी हूं, है ना, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, स्टैंड अप, ठीक है। देखो वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू हुआ, वर्ब के बेस फॉर्म से। कुछ लोग हार्ड वर्क और वर्क हार्ड में डिफरेंस नहीं जानते हैं, इसलिए फटाफट करना शुरू कर दो। तो आप में से जितने लोग हैं जल्दी से फटाफट जो भी आप सेंटेंस देखो। रिमेंबर वन थिंग, हमें हिंदी का सेंटेंस इसलिए देना पड़ता है क्योंकि मैक्सिमम लोग को हिंदी आता है ना, हिंदी आती है ना आपको, इसीलिए मुझे हिंदी में सेंटेंस देना है। आप देखो और इंस्टेंटली तुरंत आप ट्रांसलेट करो उसको इमीडिएटली, ठीक है। आप सोचोगे मैं नोट्स बनाऊंगा मैम, मैं कॉपी अच्छे से सुंदर से बनाऊंगा। बेटा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ में सारा लिखा हुआ मिल जाएगा। और अगर कहोगे मैम मुझे हाथ में चाहिए तो आप स्पोकन की बुक खरीद लेना, ठीक है। लेकिन मुझे आपसे बुलवाना है, आपका नोट्स नहीं बनवाना है। एग्जाम में भी कई बच्चे होते हैं बहुत अच्छे से नोट्स बना रहे होते हैं, बेटा आपके दिमाग में जो जाएगा ना बस उतना ही लेके एग्जाम के सेंटर में जाओगे, ठीक है। मेहनत करो, वर्क हार्ड, इसीलिए आपको स्पोकन में भी जितना दिमाग में जाएगा वही मुंह से निकलेगा। आपके कॉपी में जो लिख के रखोगे वो मुंह से नहीं निकलेगा। वर्क हार्ड, हार्ड वर्क नहीं कहा, याद रखना हार्ड वर्क का मेहनत होता है, मीनिंग हार्ड वर्क मतलब मेहनत। लेकिन मुझे जब वर्ब पहले लगाऊंगी, मैं वर्ब का बेस फॉर्म पहले लगा और उसके बाद हार्ड, यानी कि ये एडवर्ब है,
कैसे वर्क करूं मैं? मेहनत से। वर्क हार्ड मतलब काम करो मेहनत से। देखो अब ये सब जो वर्ड्स होते हैं ना बेटा, बिछाना एंड ऑल, वो एग्जैक्ट नहीं लगाते। अगर कहोगे मैम बिछाने का इंग्लिश क्या है, मैं कहूंगी बिछाने का इंग्लिश स्प्रेड होता है, स्प्रेड। लेकिन यहां पर बिछाने का इंग्लिश स्प्रेड नहीं होगा, यहां बिछाने का इंग्लिश होगा मेक, मेक द बेड। बिछाने का इंग्लिश मेक होगा। टेबल साफ कर दो, यानी हमें ले द बेड, देखो लगा दिया, ले लगा दिया, ले नहीं बेटा, टेबल साफ करो। सबसे पहले आप हिंदी में देखो, हिंदी में लास्ट में वर्ब आ रहा है, आपको लास्ट में वर्ब आ रहा है। खड़े हो जाओ तो खैर ठीक है, लास्ट में वर्ब आ रहा है, लेकिन यहां पर वर्ब से शुरुआत कर रहे हो, इसलिए याद रखना वर्ब हिंदी में लास्ट में आता है, इंग्लिश में आगे आ जाता है। क्लीन द टेबल, ठीक है। देखो यहां पे टेबल पहले आ रहा है लेकिन इंग्लिश में बाद में जाएगा। झाड़ू लगा दो, ये हुआ आपको क्या? स्वीप। स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना, लेकिन अगर आप खाली कहोगे मैम झाड़ू को क्या कहते हैं, तो बेटा झाड़ू जो होता है उसको ब्रूम कहते हैं, ठीक है। फिर फाइन, सी स्वीप क्या? द लॉन। स्वीप क्या? द फ्लोर, यानी कि फर्श पे झाड़ू लगा दो। सो रिमेंबर आपको वर्ब से शुरू करना है और हिंदी में वर्ब आपको बाद में दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। You must know that a sentence starts with what? Verb. Base form of verb if the sentence is imperative sentence. And remember, spoken English में always remember accent and pronunciation matter a lot. So when you speak, you must have good accent. So remember, जब मैं बोलूं, आप अपने घर पे हो या कहीं पर भी हो, सबसे पहले साथ में बोलना सीखो। और कई लोग कहते हैं मैम शर्म आती है या हम बोल नहीं पाते, हम लिख लेते हैं, हम देख के पढ़ के समझ लेते हैं, बोल नहीं पाते। बेटा आपने, इसका मतलब है मेहनत तो किया है इंग्लिश में। अगर आप पढ़ के समझ लेते हो इसका मतलब है आपने अपना दिमाग और आइज को ट्रेन किया। हम सुन के समझ लेते हैं यानी कान को ट्रेन किया, बोल नहीं पाते हैं, उसका रीजन क्या है? आप इसको ट्रेन ही नहीं कर रहे हो, है ना, क्योंकि शर्म है, हया है, भाई गलती हो गया तो क्या होगा। एसएसबी इंटरव्यू, बेटा इंग्लिश नहीं आएगी ना तो वहां पे कुछ नहीं बोलेगा, बस खाली निकाल देगा, बता रही हूं मैं। चलो तो मेरे साथ रिपीट करो, स्टैंड अप, वर्क हार्ड, वर्क, वर्क बोलना, वर्क, मेक द बेड, क्लीन द टेबल एंड स्वीप द लॉन। ठीक है बेटा, कितना उसको गोल करना याद रखना। FOUR, मैं 3-4 वर्ड को बताती हूं आपको। FOR एंड FAR प्रोनाउंसिएशन अलग है। फोर, फॉर एंड फार, फोर, फॉर, फोर, फॉर एंड फार, ठीक है। चलिए अब जरा फटाफट करो तो। चलो शुरू करें। फर्श पर पोछा लगा दो, बेटा पोछा लगाना होता है मॉप, मॉप द फ्लोर। याद रखना आपको फ्लोर और ग्राउंड के बीच में डिफरेंस पाना चाहिए। ग्राउंड होता है जमीन जो घर के बाहर होता है ना, घर के बाहर जो जमीन होता है उसको ग्राउंड कहते हैं। तभी तो जहां खेलने जाते हैं उसको प्ले ग्राउंड कहते हैं, लेकिन घर के अंदर जो है वो क्या होता है? फ्लोर, FLOOR, फ्लोर, ठीक है। इट इज मॉप द फ्लोर। देखो वर्ब का बेस फॉर्म से शुरू हुआ, पोछा लगाने का इंग्लिश होता है मॉप, है ना। यानी ये सारे वर्ड्स, घरेलू काम के वाले वर्ड्स भी आपको कई बार नहीं आते। यू शुड नो द स्मॉलेस्ट ऑफ द वर्ड्स दैट यू नीड इन योर डेली रूटीन, राइट। नेक्स्ट आओ, दाढ़ी बनाकर नहा लो। दाढ़ी बनाना इज शेव एंड नहाना का इंग्लिश होता है टेक बाथ। देखो ये एंड से हमने इस वर्ब के बेस फॉर्म को इस वर्ब से जोड़ा है,
है ना। आप कहोगे मैम शेव का मतलब तो समझ में आ गया, लेकिन दाढ़ी कहाँ गया। शेव का मतलब ही होता है दाढ़ी बनाना। आपको दाढ़ी अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। शेव योर बियर्ड किसने लिखा था, है ना, वो तो ट्रिम योर बियर्ड लिखा था, और ट्रिम का भी स्पेलिंग रॉन्ग लिखा था। तो रिमेंबर ऐसे नहीं होता। क्या होगा, शेव योर बियर्ड, नहीं शेव। ठीक है। हाँ, अगर ट्रिम करने की बात करोगे तब कहोगे ट्रिम योर बियर्ड, है ना। आ जाओ, शेव एंड टेक बाथ। पी कर गाड़ी मत चलाओ। मैंने कहा था नेगेटिव सेंटेंस कैसे शुरू होता है, डोंट से शुरू होता है। नेगेटिव सेंटेंस हम शुरुआत करते हैं डू नॉट से, जिसका शॉर्ट फॉर्म है डोंट। अब डोंट क्या, पीना, एंड फिर डोंट गाड़ी चलाना, दोनों में मना किया जा रहा है। तो पहले तो ड्रिंक करने की बात हो रही है, एंड उसके बाद ड्राइव करने की बात हो रही है। तो पहले ड्रिंक करना फिर ड्राइव करना, ये मत करो। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। रिमेंबर, अगेन पूछोगे मैम ड्रिंक का मतलब तो पीना है, यहां पे शराब पीने की बात है, तो शराब कहां है बेटा, हिंदी में भी तो शराब नहीं लिखा है। खाली ड्रिंक का मतलब ही होता है शराब पीना। और कहोगे गाड़ी चलाने का मतलब होता है ड्राइव, तो कार कुछ तो लिखना चाहिए था बेटा। टू व्हीलर्स जो होते हैं ना, उसको हम राइड करते हैं, चाहे वो बाइसाइकिल हो या वो बाइक हो, है ना। लेकिन अगर आप फोर व्हीलर्स की बात करोगे तो उनके लिए ड्राइव होता है, याद रखना। इसीलिए ड्राइव के बाद मुझे अगर कोई स्पेशल कार का नाम लिख दोगे, हीरो होंडा अगर कहोगे, तो मैं कहूंगी कि अच्छा बुलेट, हीरो होंडा नहीं, तो ही इज राइडिंग हिज बुलेट, तब चलेगा। अगर मैं कहूंगी कार में, भाई मैं स्पेशली बात कर रही हूं कि वो जो उसके पास गाड़ी थी, है ना, यानी कि अगर मैं कहूं मर्सिडीज गाड़ी की बात हो रही है, तब मैं कहूंगी वो ड्राइविंग हिज मर्सिडीज, क्योंकि मैं उस गाड़ी को इंपॉर्टेंस दे रही हूं, उसका नाम लेना चाहती हूं। अदरवाइज अगर आपको कंपनी का या गाड़ी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, तो राइड का मतलब ही होगा टू व्हीलर चलाना, और ड्राइव का मतलब होगा कार चलाना, यानी कि कोई फोर व्हीलर चलाना। ठीक है, देखो तो नेक्स्ट आओ, बच्चों को नहला दो। बेटा नहाने का इंग्लिश मैंने कहा है टेक बाथ, तो नहलाने का इंग्लिश होगा गिव बाथ। गिव बाथ टू द चिल्ड्रेन। एक बच्चा है आपका, एक ही बेटा है, चाइल्ड लगा दो, गिव बाथ टू द चाइल्ड। लेकिन अगर कहोगे बच्चों की बात कर रहे हैं, एक से अधिक है, तो चिल्ड्रेन होगा। चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रेन, ये नाउन में पढ़ोगे। ठीक है, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं चल रही हूं। ठीक है, कंघा कर लो, कोम। आप कहोगे मैम कंघा करना तो कोम होता है। जैसे आपने कहा कि गाड़ी लगाने की जरूरत नहीं है, शराब लगाने की जरूरत नहीं है, तो मैं बाल भी लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां हिंदी में बाल तो लिखा नहीं है। नहीं होगा, हर जगह पे हिंदी इंग्लिश। बेटा एक बात बताती हूं, पहले तो कोम योर हेयर लिखो, फिर मैं समझाती हूं आपको क्या प्रॉब्लम है। सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना। हिंदी और इंग्लिश में बहुत ज्यादा कनेक्शन है, इसलिए हम ट्रांसलेशन से सीख लेते हैं। अगर आप बात करोगे जापान की या चाइना की, ठीक है, तो जापानीज और चाइनीज इंग्लिश नहीं सीख पाते, इसीलिए क्योंकि उनके भाषा में और इंग्लिश में कनेक्टिविटी नहीं दिखता। हम कहते हैं अच्छा देखो हिंदी में क्या है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब है, और इंग्लिश में क्या है पता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, तो वो समझ में आ जाता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि भाई हर जगह हिंदी और हर जगह इंग्लिश एक जैसा होगा, तो नहीं होता। हिंदी में कहते हो कंघा कर लो, इंग्लिश में बोलना पड़ेगा बालों में कंघा कर लो, कोम योर हेयर। हिंदी में आप कहोगे गाड़ी चलाओ, लेकिन इंग्लिश में आपको गाड़ी चलाने के लिए अगर आपको गाड़ी लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ड्राइव से काम चल जाएगा, राइट। इसीलिए हर जगह कनेक्शन नहीं हो सकता, हर जगह को एक दूसरे के साथ आप कनेक्ट करके नहीं दिखा सकते हो। कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज, चलो नेक्स्ट के पहले आ जाओ। पहले मैं आपको इस पेज को कहूंगी, पहले अच्छे से मेरे साथ आप रिपीट करिए और प्रोनाउंसिएशन अपना सुधारिए। प्रोनाउंसिएशन सुधारना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम्म, आजा। मॉप द फ्लोर,
शेव एंड टेक बाथ, शेव, सेव नहीं, सेव तो हो जाएगा बचाना, SAVE, है ना। क्या कहा? शेव एंड टेक बाथ। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। गिव बाथ टू द चिल्ड्रेन, छोटा सा बच्चा हो तो गिव बाथ टू द बेबी। एंड कोम योर हेयर। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो, ये बुक स्पोकन इंग्लिश का बुक है। जो लोगों को PDF से नहीं पढ़ना, उनका कहना है कि भाई मुझे हाथ में कुछ चाहिए, जो आप पढ़ा रहे हो वो पूरा कंप्लीट बुक में चाहिए, तो ये स्पोकन इंग्लिश का बुक आप ले सकते हो, ठीक है। और जो ग्रामर वगैरह पढ़ रहे हो, पहले वो वॉल्यूम 1 पढ़िए, वॉल्यूम 1 के बाद क्लास नोट्स लेना, ठीक है। चलो जल्दी फटाफट करो तो, नेक्स्ट पेज। अब आओ, मैं आपको, जानते हो किस लेवल तक का कराती हूं मैं आपको यहां तक कि फ्रेजल वर्ब भी कराती हूं। मैं करीबन आपको अराउंड 80 फ्रेजल वर्ब्स कराती हूं, और वो जो 80 फ्रेजल वर्ब्स होते हैं उसमें 40-50 आप इस्तेमाल कर लोगे, मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन मैं 80 कराती हूं। उसके अलावा देखो इस तरह के सेंटेंसेस में आपको फ्रेजल वर्ब आएंगे। बेटा उतार दो का इंग्लिश होता है टेक ऑफ, और पहन लो का इंग्लिश होता है पुट ऑन, पुट ऑन, ठीक है। ये सब स्मॉल फ्रेजल वर्ब्स है जो आपको आना चाहिए। अब है अपनी शर्ट पहन लो, यानी किसको कह रही हूं मैं? आपको कह रही हूं, अपनी शर्ट पहन लो, तो पुट ऑन योर शर्ट, है ना। टेक ऑफ योर शर्ट, उतार दो योर शर्ट, टेक ऑफ योर शर्ट। अपनी पैंट पहन लो, पुट ऑन योर पैंट। बेटा कोई वर्ड नहीं होता, पैंट्स होता है, याद रखना। जैसे आप जीन तो नहीं बोलते हो ना, क्या बोलते हो? जीन्स, है ना, ये कहते हो। वैसे ही ट्राउजर्स, जो पैंट्स होते हैं ना, जीन्स होते हैं, ट्राउजर्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जहां पे आपको दो ऐसे पोर्शन एक साथ दिखते हैं, वो क्या होते हैं? वो हमेशा प्लूरल में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि चश्मा स्पेक्टिकल्स कहलाता है, स्पेक्टिकल नहीं कहलाता, ठीक है। इसीलिए क्योंकि ये प्लूरल में आएगा। क्या कहा मैंने? पुट ऑन योर पैंट्स, टेक ऑफ योर शर्ट। 6 महीने पढ़ोगे, आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि फिर आप कहीं पर भी पढ़ाने में आप नहीं फंसोगे, ठीक है। FCAT बहुत आसान है बेटा, कोई सा भी बैच ले लो। अपना बैग और चश्मा साथ ले जाना, मतलब कैसे ले जाओगे साथ? बेटा उठा के ले जाओगे ना, तो कैरी लगाओ। कैरी, कैरी क्या? अपना, अपना मतलब मैं आपको कह रही हूं, आपका, योर। कैरी योर बैग एंड, मैंने क्या कहा? स्पेक्टिकल नहीं बोलना, इट इज स्पेक्टिकल्स। जितने भी आपके औजार या पहनावे की चीजें हैं जो आपको जोड़े में दिखते हैं, स्पेक्टिकल्स, सन ग्लासेस, रीडिंग ग्लासेस, पैंट्स, ट्राउजर्स, कैंची, सीजर्स, ठीक है, ये सब क्या है? प्लूरल में आते हैं हमेशा, क्योंकि वो हमेशा आपको जोड़े में दिखेंगे। इसलिए मैंने क्या कहा? कैरी योर बैग एंड स्पेक्टिकल्स। पकाओ, पकाने का इंग्लिश क्या होता है? कुक। कुक क्या? कुछ, कुछ मतलब समथिंग। कैसा? स्वादिष्ट। स्वादिष्ट का इंग्लिश होता है डेलिशियस। कुक समथिंग डेलिशियस, DELICIOUS, डेलिशियस। बेटा श है, स नहीं है। डेलिशियस मत बोल देना, इट इज डेलिशियस। कुक समथिंग डेलिशियस, ठीक है। मेरा नाश्ता परोस दो। परोसना का इंग्लिश और सेवा करना दोनों का इंग्लिश होता है सर्व। परोसना और सेवा करना दोनों का इंग्लिश होता है सर्व। सर्व क्या? सर्व माई ब्रेकफास्ट। बेटा इसको ब्रेकफास्ट मत बोलना, हालांकि बना तो वहीं से है। फास्ट का मतलब होता है व्रत,
बेटा रात को 10 बजे खाते हो, सुबह 10 बजे नाश्ता करते हो, तो 12 घंटे का व्रत तो हो ही गया। और उसको ब्रेक करते हैं ना 10 बजे सुबह, तो ब्रेकफास्ट ही तो होता है, लेकिन बोलते हैं ब्रेकफास्ट, है ना। सर्व माई ब्रेकफास्ट, ठीक है। देखो, ब्रेकफास्ट मत बोलना, क्या बोलोगे? फास्ट लिखा हुआ है लेकिन ब्रेकफास्ट है। चलो नेक्स्ट आओ, 16 to 20 फटाफट देखो तो। तैयार हो जाओ, होना का इंग्लिश यहां पे होगा गेट, गेट रेडी। कुछ लोग ये भी कहते हैं मैम होना का इंग्लिश तो आपने बी पढ़ाया है, तो बी रेडी लगा दे, चलेगा बी रेडी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जानते हो, हर जगह पे हर वर्ब फिट नहीं होता। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो पर्टिकुलर केस में आते हैं, जैसे होना के लिए बी है लेकिन रेडी होना के लिए गेट रेडी है। अब मैं कह रही हूं गेट रेडी, तो यानी गेट और रेडी, लेकिन गेट आपको नहीं कह रही हूं, मैं कह रही हूं सब कुछ रेडी कर लो। तो गेट एवरीथिंग, गेट एवरीथिंग रेडी, यानी सब कुछ रेडी कर लो, गेट एवरीथिंग रेडी। देखो, सब कुछ तैयार कर लो, गेट एवरीथिंग रेडी, ठीक है। क्लियर? हाथ पोंछ लो, पोंछना का इंग्लिश होता है वाइप योर हैंड्स। एक हाथ की बात करोगे तो योर हैंड लगा दो। अब कहोगे मैम अपना हाथ तो नहीं लिखा है, बेटा हिंदी में बहुत कुछ नहीं लिखा रहता है, वो आपको मानना पड़ेगा। हाथ पोंछ लो मतलब आपको आपका ही हाथ पोंछने बोलूंगी, आप मेरा हाथ नहीं पोंछोगे। और अगर मैं कहूंगी मेरा हाथ पोंछ दो, तब कहूंगी वाइप माई हैंड, है ना, एक हाथ दिखा रही हूं तो हैंड, दोनों हाथ कहूंगी तो हैंड्स बोलूंगी, ठीक है। अगर एक हाथ की बात है तो हैंड। आपको कह रही हूं हाथ पोंछने, यानी आपको आपका हाथ पोंछना है, क्या कहूंगी? वाइप योर हैंड। बस पर सवार हो जाओ। याद रखना, जो बड़े वाहन होते हैं ना, जैसे बस हो गया, प्लेन हो गया, ट्रेन हो गया, मेट्रो हो गया, अगर इनमें सवार होने की बात होती है तो आपके लिए एक वर्ड है बोर्ड, BOARD। और याद रखना, कुछ लोग इस पर के चक्कर में इसके बाद ऑन लगा देते हैं, ये तो डिटेक्टिंग एरर का क्वेश्चन हो जाएगा फिर। बोर्ड द बस, ठीक है। बस के साथ बोर्ड के साथ ऑन मत लगा देना, ठीक है। बोर्ड का मतलब होगी, देखो बोर्ड के साथ इन लगा दिया, क्यों भाई? सिर्फ है बोर्ड। और अगर मैं कहूंगी बस से उतर जाओ, तो उतरने के लिए इंग्लिश पता क्या हो जाएगा? डिबोर्ड द बस, डिबोर्ड द प्लेन, है ना। इसलिए आपको बोर्डिंग पास मिलता है ना प्लेन का। जब आपको बोर्डिंग पास मिल जाता है तो जानते हो उसके बाद ही आप प्लेन पे चढ़ पाते हो। तो डिबोर्ड द प्लेन का मतलब हो गया बस से या ट्रेन से या प्लेन से या मेट्रो से, यानी बड़े वाहन में चढ़ना इज बोर्ड और उससे उतरना इज डिबोर्ड, ठीक है। ये मैंने आपको लगा दिया था किस चीज के लिए? उतरने का, सॉरी डिबोर्ड लिखा है मैंने, डिबोर्ड, डिबोर्ड, डिबोर्ड द प्लेन, डिबोर्ड द प्लेन, ठीक है। लाइट जला दो, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट, और लाइट बुझा दो, स्विच ऑफ द लाइट। सो रिमेंबर, चढ़ना बोर्ड, उतरना डिबोर्ड, राइट। पोंछना इज स्वाइप, एंड इस तरह से छोटे छोटे वोकैबुलरी से आप बहुत ज्यादा अच्छा से आप स्टोरीज वगैरह पढ़ने लगते हो। और जानते हो धीरे धीरे फिर उसके बाद जब आपको समझ में आता है ना, जब आपका समझ में आने लगता है, तब इंटरेस्ट क्रिएट होता है। आपका जो स्पोकन का बुक है उसमें ढेरों स्टोरीज भी है, और ऐसे स्टोरी बुक्स दुनिया भर के मिलते हैं, है ना। बच्चों की फेरी टेल्स जानते हो ना, तो आप भी उसको पढ़ सकते हो, आप उसको एंजॉय करोगे। इसीलिए उसको समझने के लिए, उसको सीखने के लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेंस तो मजबूत होना चाहिए ना। वहां तक पहुंचाने के लिए मैं आपको अभी करा रही हूं, ठीक है। चलो जल्दी से करो तो। आ जाओ। चाय उबाल कर छान लो, यानी कि आपको दो चीजें करनी है।
चाय उबालनी भी है, चाय छाननी भी है, यानी बॉयल द टी। अब कहोगे मैम द क्यों लगा दिया आपने, ये द कहां से आ गया? बेटा जो चाय चढ़ी हुई है वही तो कहूंगी ना उसको उबालने के लिए। इसका मतलब आप समझ रहे हो, वो डेफिनेट है, जिस चीज को आप दिखा सकते हो। मुझे भी पता है मैं किसकी बात कर रही हूं, आपको भी पता है मैं किस चाय की बात कर रही हूं। तो इसका मतलब है जब वो डेफिनेट हो जाता है तो आर्टिकल द लेता है, क्योंकि आर्टिकल द डेफिनेट आर्टिकल होता है। बॉयल द टी एंड, अब बेटा छानने का इंग्लिश डिपेंड करता है कि क्या छानने की बात कर रहे हो। हाँ, आप कोई लिक्विड छानते हो ना तो उसको स्ट्रेन करते हैं, ठीक है? इसीलिए टी स्ट्रेनर कहलाता है। वो जो चाय छन्नी होती है उसको टी स्ट्रेनर कहते हैं, ठीक है? बॉयल द टी एंड स्ट्रेन इट, बॉयल द टी एंड स्ट्रेन। अब इट क्यों लगा, अब सुनो ध्यान से। एक नॉन लिविंग चीज है और सिंगुलर है। ये क्या है, ये नॉन लिविंग है यानी जीवित तो नहीं है, और नॉन लिविंग है और एक है, मतलब अनकाउंटेबल है, इसकी काउंटिंग नहीं हो सकती। नॉन लिविंग चीज के लिए अगर प्रोनाउन लगाना है तो इट लगाना, क्योंकि टी का रिपीटेशन नहीं होता। संज्ञा के रिपीटेशन से बचने के लिए पूरा पूरा चैप्टर प्रोनाउन बना है। तो इसीलिए इट कब लगाओगे, जब कोई नॉन लिविंग चीज होगा। तो अगर कोई लड़की को रिप्लेस करना है तो यहां पर होता तो हर लगा देते हैं, लड़का को रिप्लेस करना होता तो हिम लगा देते हैं, लेकिन यहां पर तो टी है ना? मेरे बालों की चोटी बना दो। बेटा चोटी का इंग्लिश होता है PLAIT, और चोटी बनाने का भी इंग्लिश होता है PLAIT। चोटी का इंग्लिश PLAIT, चोटी बनाने का इंग्लिश PLAIT। प्लेट माई हेयर, प्लेट माई हेयर, चोटी बना दो, प्लेट माई हेयर, ठीक है? मेरे बालों की चोटी बना दो, प्लेट माई हेयर। यहां पे उबालने का इंग्लिश होता है बेटा बॉयल, बॉयल द मिल्क। बांधने का होता है टाई, टाई माई हेयर। और धीरे चलाओ तो ड्राइव, गाड़ी, गाड़ी का तो इंग्लिश लिखने की जरूरत ही नहीं है। धीरे, बेटा वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, और एडवर्ब में हम सामान्यतः LY लगाते हैं। ड्राइव स्लोली, देखो बता कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो नेक्स्ट पेज देखो फटाफट। चलो, गाड़ी मत चलाओ। अगर मत चलाने की बात है तो डोंट ड्राइव, डोंट ड्राइव। सबसे पहले तो मत चलाओ, डोंट ड्राइव। चलाना क्या, गाड़ी, ओके। ड्राइव कार बस ट्रक लगाने की जरूरत नहीं है। अब है लापरवाही से, ये बताता है कैसे। जो बताता है कैसे वो होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, और वो वर्ब के बाद लगेगा और केयरलेसली लगाओगे। केयरलेस होता है लापरवाह, केयरलेसली लापरवाही से। केयरलेस लापरवाह, केयरलेसली लापरवाही से, ठीक है? केयरलेस लापरवाह, केयरलेसली लापरवाही से। कपड़े धो लो, वॉश द क्लोथ्स। क्लोथ्स क्यों बेटा, सिले हुए कपड़े तो धो रहे हो ना यार, कपड़े घर के कपड़े ना, है ना? खंगाल लो, खंगालना का इंग्लिश क्या होता है? हाँ, रिंस। ओके, रिंस, किसको रिंस? तो कहोगे मैम यहां तो दिया नहीं है कि किसको रिंस। भाई ऑब्वियसली कपड़े को रिंस करोगे ना। अब देखो एक कपड़ा होता तो इट लगाते, और यहां पे एक से अधिक है तो बेटा इट का बहुवचन वर्ब के बाद देम होता है, रिंस देम। एंड फिर निचोड़ लो, निचोड़ने का इंग्लिश हुआ रिंग। W साइलेंट है, किसको निचोड़ ले, वही कपड़ों को देम। अब भाई दो दो बार देम तो चलो एक बार हटा दो, हो गया रिंस एंड रिंग देम। अब क्या करें, फैला दो,
फैलाना का इंग्लिश स्प्रेड। किसको स्प्रेड करें भाई? इन्हीं कपड़ों को फिर से दम लगा दो। किसके लिए? सूखने के लिए। अगर सेकेंड वर्ब को जोड़ना होता है तो हम टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म से जोड़ते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको बस आने वाले दिनों में बहुत जल्दी सिखाऊंगे। ठीक है, हो गया। वॉश द क्लोथ्स, रिंस एंड रिंग देम, स्प्रेड देम टू ड्राई। ठीक है, देखो अब आपको समझना पड़ेगा कि वोकैबुलरी आना चाहिए। खंगालना यानी पानी से निकालते हो ना जब, दैट इज रिंस, और उसको जब ऐसे पकड़ के निचोड़ते हो तो रिंग। ठीक है, सब तरीके से कपड़े पहनो। बेटा कपड़े पहनने का इंग्लिश ही ड्रेस होता है। कुछ लोग कहते हैं मैम ड्रेस तो कपड़ा हुआ, पहनने का इंग्लिश क्या हुआ? बहुत सारे ऐसे नाउन्स है जो वर्ब में भी वही काम करता है। पानी का मतलब वाटर, पानी दे दो तो वाटर द प्लांट्स। देखो पेड़ों पे पानी दे दो, वाटर द प्लांट्स होता है ना। समझ में आया? यानी कि ड्रेस, ड्रेस कैसे? सभ्य तरीके से, डिसेंटली। ड्रेस डिसेंटली, सभ्य तरीके से कपड़े पहनो, ड्रेस डिसेंटली। किताब है उसको किनारे रख दो। कीप अवे योर, किताब है बुक, या फिर रख दो कीप, क्या? आपकी किताब, योर बुक, कहां? किनारे, असाइड। कीप अवे योर बुक या कीप योर बुक असाइड, दोनों तरीका सही है। कीप योर बुक असाइड। देखो समझने की कोशिश करो बेटा, लास्ट वाला जो पॉइंट होता है ना यही मेन वर्ब होता है। कोशिश करो, ट्राई। अब मैंने क्या कहा था? सेकेंड वर्ब जोड़ना है तो टू से जोड़ दो, है ना। समझने का इंग्लिश होता है अंडरस्टैंड, और इसको जोड़ना है तो टू से जोड़ो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, पढ़ने की कोशिश करो, ट्राई टू रीड। सोने की कोशिश करो, ट्राई टू स्लीप, है ना। ड्राइव करने की कोशिश करो, ट्राई टू ड्राइव। यानी कि याद रखना, सेकेंड वर्ब लगाना है तो फर्स्ट वर्ब से जोड़ना है तो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म से जोड़ोगे। देखो हम लोगों ने आज 30 सेंटेंसेस किए हैं और आपसे मुलाकात होगी स्पोकन के सेम क्लास में। तब तक के लिए